वेलकम यू ऑल। आज इस गुरु शिष्य संवाद की सीरीज में मैं आप लोग से किस विषय पे चर्चा करने वाला हूं? साइंस के। साइंस सब्जेक्ट क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं और इसका पढ़ने का तरीका क्या है, या फिलहाल आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं अपने क्लासरूम्स वगैरह में, इसके बारे में। जनरली आप विज्ञान को कैसे पढ़ते हैं, साइंस आप अपने स्कूल में किस तरीके से पढ़ते हैं? टीचर आए, टीचर आपको सारी चीज़ बोर्ड पे समझा रहे हैं और आप भी क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को जो भी उन्होंने बोर्ड पे समझाया या फिर आपको रीड कराया और उसको आपने पूरी तरीके से पढ़कर समझ लिया। फिर उसमें से आपको कितना समझ में आया और आपने उसमें से कितना सीखा, क्या आपको आगे तक कितना याद रहने वाला है, ये सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है? टेस्ट के बेसिस पे। एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आप इवैल्यूएशन हो जाता है कि आपने कितना सब्जेक्ट समझा। तो अभी हम उस टॉपिक पे आएंगे कि किस तरीके से हम साइंस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसका पढ़ने का एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए, या फिर आप उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले आते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस एक्चुअल में सब्जेक्ट किस चीज़ का है? साइंस इज अ सब्जेक्ट स्टडी अबाउट कवरिंग द जनरल फैक्ट, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जनरल फैक्ट्स हैं, फिजिकल फेनोमेना है, केमिकल फेनोमेना है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं उनका क्या है, एक स्टडी अबाउट कवरिंग जनरल फैक्ट्स, जो एक साधारणतः सत्य है, उसकी एक स्टडी क्या होती है? साइंस कहलाता है। मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। दूसरा, पहला ही हो गया। सेकंड, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, एक तरीके से स्टेप वाइज जो स्टडी होती है उसका एक फॉर्मेट है, एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरीके से, मतलब सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, एक सही क्रम में जो नॉलेज होता है, एक सही तरीके से पढ़ने का जो तरीका है, वो क्या कहलाता है? साइंस सब्जेक्ट कैटेगरी। स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जो हमारा संसार है, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी इसमें ऐड होगा। रासायनिक जो विज्ञान है, केमिकल से रिलेटेड, फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, फोर्स क्या है, पावर क्या है, ये सारी चीज़ें, फ्रिक्शन क्या है, बायोलॉजी, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। बायोलॉजी में भी कैटेगरी आ जाती है, जूलॉजी और बॉटनी, फिलहाल हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री, रसायन, केमिकल्स जितने भी हैं। स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अबाउट द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीज़ हो रहा है उसका एक्सपेरिमेंटल कलेक्शन है, एक पूरा उसका, आप कह सकते हैं कि उस सभी चीज़ों का एक एक्सपेरिमेंट करके उसके फैक्ट के बेसिस पे साइंस सब्जेक्ट को बनाया गया है और उसमें हम वो सारी चीज़ पढ़ते हैं। जब हम लोगों को विज्ञान विषय पढ़ाया जाता था, साइंस पढ़ाया जाता था, तो कुछ ऐसे पढ़ाया जाता था। कैसे? टीचर आते थे, टीचर चैप्टर ओपन करो भाई, चैप्टर फर्स्ट ओपन करिए या सेकंड चैप्टर जो भी चल रहा है उस चैप्टर को ओपन कराया। उस चैप्टर में से क्लास में एक एक, दो दो, चार चार बच्चे जिनकी पढ़ने में आवाज़ बहुत अच्छी है, वो तेज बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, उनको खड़ा करके वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, सारे पॉइंट्स पढ़ाए गए और टीचर ने उसको क्या किया, हमको समझा दिया। अब हम और आप क्या करते हैं, उस विषय को पढ़ लेने के बाद, उस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर सर ने हमको आंसर लिखवा दिया उसका, या फिर हम कहीं अलग से डाइजेस्ट से, या फिर उसका जो आंसर बुक आता है, सीरीज है, मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से खरीद करके वो आंसर लिख के टेस्ट देकर हम पास हो जाते हैं। बट एक्चुअल में हमारे हिसाब से ये लर्निंग नहीं हुई, आप उसमें से ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाए। फिर लर्निंग होनी कैसे चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, इसका हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट क्या है वो यही है, इससे भी बेहतर डिफिनेशन हो सकती है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वाइज में तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप आगे से साइंस सब्जेक्ट को किस हिसाब से प्रैक्टिस में लाएं और उसको कैसे पढ़ें कि वो आपके ऊपर एज अ बर्डन वर्क ना करें। बर्डन की तरह काम नहीं करना चाहिए, उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है ना। साइंस वैसा ही एक सब्जेक्ट है, तो अभी हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं उसको मैं आपको डिस्कशन करके बताता हूं। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहां पे दिखाई देने लगे होंगे ना। साइंस हम लोग तो कर चुके हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए? स्टेप्स फॉर
लर्निंग साइंस। देखिए ये मेरा मानना है ऐसा। अब एक एक पॉइंट को आप आराम से समझिए। लेट अस सपोज ये आपके सामने मैंने क्लास 8th की साइंस की बुक ले रखी है और इसमें मैंने पहला पॉइंट मेंशन किया है रीडिंग कंप्लीटली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर हम 8th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं या फिर 10th 11th 12th आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी कर रहे हैं, आपको सबसे पहला काम किसी टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस टॉपिक को कंप्लीटली पहले पढ़ना पड़ता है। आप एसएससी की होना पढ़ रहे हो, सोशल साइंस पढ़ रहे हो, हिंदी ही पढ़ रहे हो, हिंदी का कोई चैप्टर है, लेट अस सपोज कोई भी चैप्टर है, पर्दा चैप्टर है, अब उस चैप्टर में क्या स्टोरी है पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहीं से स्टोरी सुनते हैं तो जो आपको स्टोरी सुनाने वाला है हो सकता है वो भी किसी दूसरे से सुना हो या फिर पढ़ा हो पहले वो खुद। तो यहां पर पहला पॉइंट है रीडिंग। आप यह बात ध्यान से सुनिए मेरी, आप इस चीज को प्रैक्टिस में लाइए। पहले आप क्या करिए, चैप्टर को कंप्लीटली रीड करिए, पूरा कंप्लीटली उसको पढ़िए, बिना इस बात की फिक्र किए कि आपको कितना समझ में आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। जितना भी आए उसको एब्जॉर्ब करते चलिए, जो नहीं आ रहा है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले अपने दिमाग में नोट रखिए। तो पहला क्या हो गया, रीडिंग। इससे फायदा क्या होगा आपको, जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो रीड करने से आपको वो पॉइंट्स जो आपको नहीं समझ में आते हैं पहले वो क्लियर हो जाएगा, और जो आपको समझ में आने लगे हैं कि ये चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे यही चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, वातावरण में उपस्थित हैं अन्य प्रकार से, वो हमारे मित्र हैं या दुश्मन है, मतलब मित्र हैं या फिर शत्रु हैं, वो हमें किस प्रकार से काम में आते। नेक्स्ट है रिवाइज अगेन एंड अगेन। ये किस चीज के लिए है भाई, रिवाइज अगेन एंड अगेन। एक बार आपने चैप्टर पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर आप कंप्लीटली पढ़ लिए तो उसके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। उसको क्या करना है, रिवाइज करिए, फिर से एक बार उस चैप्टर को पढ़िए अगेन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में फिर से आप उस चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए। तो पहला पॉइंट जब आप रीडिंग करेंगे और दूसरा चैप्टर जब आप रिवाइज करेंगे तो भी इन दोनों का आपको फ्यूचर आगे क्या बेनिफिट होने वाला है ये मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप ये 2 चीज़ पहले प्रैक्टिस में करिए। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो ये काम नहीं करते हैं, ये मेरा मानना है, हकीकत बता रहा हूँ कि कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी चैप्टर को बस केवल एक बार क्लास में जो भी टीचर करा दिया या फैकल्टी मेंबर्स ने जो भी करा दिया बस ठीक है, वो अपने मन से कभी भी उस चैप्टर को कंप्लीटली नहीं पढ़ते हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान होता क्या है वो आपको समझा रहा हूँ। और आपको अगर नहीं यकीन है तो आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपने फ्रेंड से या अपने क्लास में जो कुछ भी दोस्त हैं जिनके साथ रहते हैं उनके साथ आप चेक कर लीजिए पूछ के। लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपने देखा होगा ये जैसे बुक है, इस बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कहां पढ़ने पे आए हैं, उनको क्या करा दिया गया है, हाईलाइट करा दिया गया है कि भाई ये इस पैराग्राफ में ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, लेटर से मैं आपको बताऊं किसी बीमारी का ही नाम है, कोई इन वायरसेस की वजह से होने वाले, इन बैक्टीरियाज की वजह से कोई भी बीमारी होने वाली है, या इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, तो हमने नाम तो सुन लिया उनका लेकिन वो क्या है, हमको स्पेलिंग्स याद नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपके सामने बोलूं अमीबा एक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी आपके हिसाब से, आप सोच के बताइए, सोचिए जरा 1 मिनट, और अमीबा की स्पेलिंग सोच के लिखिए आप। तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको तो ये स्पेलिंग आता है लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं आएगा। AM, अब क्या लिखूं, अमीबा, ये लिख देंगे बच्चे, AMIBA ये लिख देंगे बच्चे, AMOB ये लिख देंगे, सही स्पेलिंग हो जाएगी AMOEBA।
तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता दिए कि स्पेलिंग में मिस्टेक्स यहाँ ये हुआ करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट, डायरिया, बीमारी का नाम है ना डायरिया। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? सोचिए जरा। फोटोसिंथेसिस, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? डायरिया, DIARRHOEA, ये है स्पेलिंग उसकी। अब आप सोचिए, इसको ऐसे स्पेलिंग्स को जब आप पढ़ते हैं बुक में तो आप कभी मेमोराइज करते हैं? आप इन स्पेलिंग्स को मेमोराइज करते हैं? ये सारे जो स्पेलिंग्स हैं, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, ये स्पेलिंग हो गया। तो इन स्पेलिंग्स को आपको क्या होने लगेगा? लर्न डिफिकल्ट वर्ड्स। ये तो मैंने 2-4 ही एग्जाम्पल लिए। राइजोबियम, लेग्यूमिनस, एटमॉस्फेरिक, इरिगेशन, जैसे इरिगेशन। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो पढ़ने में अच्छे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं कि जो पढ़ने में वीक हैं या फिर एवरेज हैं, वो किस वजह से वीक हैं, क्या दिक्कत है? भाई सब्जेक्ट तो वही है, पढ़ा वही क्लास टीचर रहा है, फिर सब कुछ आपको, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि आप रीडिंग नहीं करते हैं, फिर रीडिंग के बाद तो आप रिवाइज, तो जो रीड करते हैं वो तो रिवाइज भी नहीं करते हैं। लर्न डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करना स्टार्ट करिए। और ये याद कैसे होंगे? सेट करिए। अब जैसे डायरिया की स्पेलिंग है, इसको मैं क्लास 8 की अगर स्टूडेंट से बात करूँ तो डायरी की स्पेलिंग आपको आती है DIAR, वाई हटाइए, आर लिखिए यहाँ पे एक बार, HOE, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर में प्लाव हो, HOE हो, फिर ए जोड़ दीजिए, तो आप भूलेंगे नहीं, ये याद हो जाएगा। या फिर आप उसको 2-2, 3-3 बार आप प्रैक्टिस में लिखिए, आपको याद हो जाएगा। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको बार बार लिखिए, पूरे चैप्टर से मार्किंग करिए, पूरे चैप्टर से मार्किंग करिए कि कहाँ कहाँ वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखिए। जैसे ये चैप्टर, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको क्या करिए, एक नोट्स बनाइए। और ये आपको यही नहीं, ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या करेगा? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे, बैंक, पीओ, जो भी आप एग्जाम देख लिए, वैसी जगह पे लैंग्वेज में आता है, लैंग्वेज टेस्टिंग। इसी डायरिया की स्पेलिंग वो 4 ऑप्शन में लिख देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कहेगा फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। आप कैसे करेंगे भाई? क्या ये पार्ट नहीं है? क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट नहीं है? ये नहीं आता है एग्जाम में? कमेटी की स्पेलिंग COMMITTEE, ये स्पेलिंग अगर आप किसी को याद नहीं है, और या अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वो स्पेलिंग नहीं बता सकता। कमेटी की स्पेलिंग जिसने कभी भी इसको ध्यान से देखा ना हो और समझाना हो तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग CO, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश के लैंग्वेज वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जहां सब आते हैं वर्ड मीनिंग्स करेक्शन में, वहां पे ये 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन रखेगा एग्जामिनेशन, और कहेगा कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग की ही वजह से तो नहीं आता है। सपोज करिए आपने पूरी चैप्टर पढ़ ली, पूरा बुक आपने पढ़ लिया, अब मैं आपको कह दूं, एक बच्चे को खड़ा करूं, कह दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझाइए, इंटेस्टाइन क्या है समझाइए, क्रॉप क्या है, मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में समझाइए, कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वो समझाइए, तो रटा रटाया हुआ आंसर देते हैं। टीचर ने कहीं से भी डाइजेस्ट से या बुक से ही या कहीं से भी लिखवा दिया हो, बस वही आपको चैप्टर पढ़ाया गया, चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, तो फिर आप उसका आंसर खुद नहीं क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपके पास वर्ड्स नहीं है, आपके पास कलेक्शन नहीं है। यही प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है। लोग कहते हैं इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, इवन तो हमको भी होती है।
होगी, सबको होगी, क्योंकि ये हमारा, हम डेली लाइफ में घर पे आकर अपनी निजी भाषा, हिंदी भाषा या जो भी लैंग्वेज है हम जिस नेटिव के हैं वो लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं बोलना। इंग्लिश में हम लोग कम बोलते हैं। मैं सब्जेक्ट की यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको कोई चीज़ समझानी हुई इंग्लिश में तो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपके पास उसको बोलने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं। और अगर वर्ड्स आप जानते भी हैं, डायरिया बीमारी का नाम है, मलेरिया, अमीबा आप बोलते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अमीबा में लिखूं कैसे, स्पेलिंग ही नहीं मालूम है। AMOEBA, अमीबा की स्पेलिंग ही नहीं। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए? रीड करना है बुक को प्रॉपर, रिवाइज करना है और उसको, और वहां से डिफिकल्ट वर्ड्स को फाइंड करना है। अगला तीसरा, आंसर राइटिंग बाय योर ओन, आंसर राइटिंग बाय योर ओन। जो भी आंसर आप लिखें, एक तो मैं राइटिंग के स्पेलिंग में भी कंफ्यूज रहता हूं, WRITTING भी मैंने देखा है और WRITING भी मैंने देखा है। बट मेरे एक सर थे, वो ये बताते थे, ये वो उन्होंने एक रूल बताया था, मतलब मुझे जो याद है इंग्लिश में, वो कहते थे कि जब भी आप ING जोड़ने वाले हैं तो जिस वर्ड के आगे वॉवेल है उसको वो डबल हो जाता है। मतलब ऐसा उन्होंने बताया था, जैसे रनिंग RUN है, तो जब आप ING जोड़ना चाहेंगे तो N के पहले वॉवेल है तो डबल NING हो जाएगा। स्विमिंग SWIMMIN, ऐसा ही। लेकिन राइटिंग में मैंने दोनों देखा है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो मैं कहीं खुद ही T लिख देता हूँ, कहीं डबल T भी लिख देता हूँ। कोई किसी दिन पकड़ेगा और जब पूछेगा बताओ सही स्पेलिंग क्या है, तब पता चलेगा। अगला, एक्स्ट्रा पॉइंट्स सर्च फ्रॉम गूगल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये स्कूल्स में होना चाहिए। आप देख लीजिए, NCERT का बुक उठाइए, NCERT के बुक में इतनी ढेर सारी एक्टिविटी दी हैं, जैसे देखिए एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट, और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं। ये देखिए एक्टिविटी 2.3, ये क्या है? एक्टिविटीज़ हैं। साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें इसमें रिसर्च किया है, जिनका योगदान रहा है। उन सारी चीज़ों को क्लासरूम्स में, तो मैं तो ये मानता हूँ बहुत ना के बराबर किसी स्कूल में साइंस को इतना सीरियसली पढ़ाया जाता हो लोअर लेवल पे। बट मेरा ये मानना है कि मैंने NCERT की बुक पढ़ी है, NCERT की जो बुक है क्लास 6 से लेकर 6, 7, 8, उनकी SS की जो बुक है वो NCERT की उठाई। UPSC के लिए तो NCERT ही बेस्ट माना जाता है। NCERT मैंने सुना है कई लोगों से, NCERT क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT पूरी SS की पढ़ लो, और बहुत ही बढ़िया क्रम में लिखा है, जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री उनका उठा के देखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको पूरा ध्यान में रखना चाहिए। और आप माय डियर ऐसा करके देखिए, आपको सब्जेक्ट में फुल इंटरेस्ट आने लगेगा, पूरा मज़ा आएगा। मेरे साथ सोचिए क्या क्या करना है। चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर आपके सामने, पहले आपको चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ना है। चैप्टर पढ़ लेने के बाद आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, कुछ नहीं भी आएंगी, उन सारे पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से। ये रटने का तरीका नहीं बता रहा हूँ कि आप 3, 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो आपको रटा जाएगा। मैं रटने का कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आप चीज़ें जो पढ़ते हैं उसमें से आपको कितना एब्जॉर्ब हुआ। रटना तो उसको कह रहे हैं कि जिसकी मीनिंग ना पता हो और हम उसको बस याद कर लिए हो, मीनिंग नहीं मालूम। हम यहाँ पर आपको मीनिंग समझाने वाली बात कर रहे हैं कि आप जब आप रीड करेंगे कंप्लीटली तो आपको कुछ पॉइंट समझ में आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे उनको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर से रिवाइज करिए। अब उन पॉइंट्स को रेक्टिफाई करते हुए लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स। साइंस सब्जेक्ट में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं आप मार्क कर लीजिए। हर चैप्टर से आपको 20, 25, 30 मिल ही जाने हैं, जिनकी स्पेलिंग आप एक बार में नहीं बता पाएंगे। इवन दो टीचर होकर भी मैं बता रहा हूँ, कुछ स्पेलिंग्स में खुद कंफ्यूज रहता हूँ। अपने जितने भी आप सीनियर्स बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, स्पेलिंग बताने में आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि ये हमारे डेली प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है और हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है ना? तो स्पेलिंग्स को आपको सुधारना है।
जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ एक छोटा सा ही, प्रोटीन, प्रोटीन PROT, प्रोटीन। अब आ गए बच्चे यहाँ तक, प्रोटीन तक लिख लिए। अब IEN है या PROTEIN है या PROTEN है या PROTINE है, क्या है? आप खुद से सबका प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटेन, प्रोटाइन ऐसा पढ़ने में आ रहा है, लेकिन लोगों को याद नहीं है ना। ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है, PROTEIN। स्पेलिंग्स को याद रखिए, इंपॉर्टेंट जो स्पेलिंग्स हैं उनको याद रखिए, उनसे आपको आंसर राइटिंग बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं ना, कैट की स्पेलिंग CAT होती है, आप कैट की स्पेलिंग COT लिख के चले आएंगे तो इसमें मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब चारपाई होता है, कॉट, ठीक है ना। अगला, एक्स्ट्रा पॉइंट सर्च फ्रॉम गूगल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये मैंने क्यों लिखा है? जो भी एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको आप ध्यान में रखिए और गूगल पे सर्च करिए। किसी साइंटिस्ट का नेम आया तो आप जाइए, थोड़ा पढ़िए। कहेंगे बच्चे, कहेंगे पेरेंट्स हमको मोबाइल फ़ोन नहीं देते, ये नहीं देते, क्यों देंगे? सही बात है, वो आपको मोबाइल फ़ोन क्यों दें? आपने वैसा अपना माहौल बना लिया है घर पे, आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा तो आप गेम प्ले करने लगते हैं, तो माँ बाप ने वो चीज़ देखा है। आपको अगर मोबाइल में वो कोई अच्छा चीज़ पढ़ते हुए, कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए या इस चीज़ में देखेंगे ना माँ बाप, तो आपको कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप फ़ोन मत लीजिए। फ़ोन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ है, आप उसको यूज़ करिए और उनके पॉइंट्स बनाइए, उन सभी चीज़ों के पॉइंट्स बनाइए सब्जेक्ट। आप देखिएगा आपके पास कितना नॉलेज कलेक्ट होता है। लोग सीरियसली नहीं पढ़ते भाई, ये हमारा दावा है, लोग सीरियसली नहीं पढ़ते। साइंस सब्जेक्ट है उसको सीरियसली नहीं पढ़ेंगे, मैथ हो, एसएस हो, एसएस को तो दरकिनार, ट्यूशन भी लाएंगे, कोचिंग क्लासेस में भी चले जाएंगे तो केवल मैथ साइंस पढ़ के चले जाते हैं। क्यों भाई? एसएस इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल हर चीज़ एग्जाम पर, और हर एग्जाम में इन सारी चीज़ों को पूछा जा रहा है। फिर लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत टफ है। मानता हूँ कंपटीशन टफ है भाई, काफ़ी लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को आप पहले पढ़िए सीरियसली। आप किसी बच्चे से एक अनुभव देखिए, अपने आस पड़ोस के कोई भी आपका बच्चा 8th में, 9th में, 10th में पढ़ रहा हो, आप किसी भी बच्चे से पूछिए, आप उसकी बुक उठाइए और उस बुक से सेलेक्टेड 2, 4, 10 वर्ड उठाइए और उससे पूछिए कि आपको इसका मतलब पता है, और अगर पता है तो किस लेवल तक पता है, कितना आप जानते हैं। क्लास 12th के ही बच्चे को खड़ा करिए और उससे पूछिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। क्लास 10th को बच्चे से पूछिए एपर्चर क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने में कितना अच्छा समझा सकता है। पूछिए उससे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, डिस्पर्जन क्या है। इन सारे वर्ड्स को, लाइट के जो फिनोमेना है, इनको पूछिए और देखिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आप पाएंगे कि ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इन सब चीज़ों का आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे या फिर अपनी लैंग्वेज में वो आंसर करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस का रटा रटा है एग्जाम्पल, बस वही साइज, वॉल्यूम फिक्स है नहीं फिक्स है, ये वो है, बस यही आपको दे पाएंगे। अभी उनसे बोल दीजिए किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाइए तो आपको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो कभी उस चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं की। तो आई होप आप सभी लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया है और आप इस चीज़, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं कंप्लीटली देखने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं को ये भी बात पूरी समझ में आएगी। क्योंकि वो लोग भी जो कंप्लीटली नहीं देखते, 5 से 7 मिनट देखकर बस रह जाते हैं ना, उनको भी पूरी बात नहीं समझ में। क्योंकि कोई चीज़ शुरुआत में ही दमदार नहीं हो सकती, उसको धीरे धीरे फ्लो आने में टाइम लगता है। और चीज़ों को समझने, आप बुक पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट तुरंत नहीं बनेगा। आपको धीरे धीरे पहले वो टॉपिक क्यों लिखा है, क्यों चैप्टर बना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्रीकल्चर है, फ्रिक्शन चैप्टर आप पढ़ रहे हो, फ्रिक्शन चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, क्या नीड है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या ज़रूरत है उसकी, क्या एक्सपेरिमेंट आप बता सकते हो, कुछ किसी सामने वाले, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो वही आप लिख भी सकते हो, क्योंकि आपने जो चीज़ एक्सप्लेन की है बढ़िया से, इसका मतलब वही आपने सीखा है, और अगर आपने वही अच्छे से सीखा है तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस माय डियर। नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग दीज 5 पॉइंट्स: रीडिंग कंप्लीटली, रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, लर्न डिफिकल्ट वर्ड, आंसर राइटिंग योरसेल्फ, एक्स्ट्रा पॉइंट गूगल सर्च। आप इन 5 पॉइंट्स को बेहतरीन ढंग से पढ़िए और मैं आई प्रॉमिस यू कि अगर आपका सब्जेक्ट सुधर न जाए तो आप हमको कहिएगा। ये 5-6 पॉइंट करके देखिए पहले स्टार्टिंग में, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी कि और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस लेवल का पढ़ना चाहिए।
आपका इंटरेस्ट आ जाएगा सब्जेक्ट में। तो आज का हमारा जो गुरु शिष्य संवाद था वो यही था कि जिसमें मैं आपको एक सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली बताया हूँ कि साइंस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जो गुरु शिष्य संवाद होगा उसमें किसी और टॉपिक के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ चर्चा में आएंगे। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करते हुए, आप सिर्फ मैथ साइंस मत पढ़िए, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप मैथ और साइंस पढ़ के सिर्फ टेक्निकल टॉपिक पे बात कर सकते हैं, फिजिकल टॉपिक पे बात कर सकते हैं, मैथ आप कैलकुलेटिव टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, एसएस, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको सोशलाइज्ड बनाते हैं, आपको सोशल से जोड़ते हैं, सामाजिक जीवन से जोड़ते हैं, आप किसी मुद्दे पर बात कर पाएंगे। किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको एसएस, इंग्लिश, हिंदी, इन्हीं सब विषयों से ज्ञान मिलेगा। व्यवहारिक ज्ञान आपको हिंदी विषय से मिलेगा, सामाजिक ज्ञान आपको एसएस से मिलेगा, ज्योग्राफी आपकी देश दुनिया, ये सब सारी चीज़ें। करंट अफेयर्स एक अलग चीज़ है। करंट अफेयर्स तो मतलब मार्केट में अभी ताज़ा न्यूज़ क्या है उसके बारे में पढ़ने वाली बात। हर विषय पे कंप्लीटली ध्यान दें। एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, संस्कृत, यह भी हमारी एक भाषा है, देववाणी है, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा विषय है, जटिल है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है ना। हर विषय को एक विशेष महत्व दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी हमारे प्रीवियस टॉपिक हैं क्लास 9th के स्टूडेंट, उनका इस समय लाइंस और एंगल्स टॉपिक चल रहा है। 5 से 6 लेक्चर शायद आई थिंक मैंने अपलोड कर दिए, उनको कंप्लीटली आप देख लें। जितने भी बाकी विषय हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी, आप वहाँ से पढ़ते रहिए। ज्योग्राफी का पार्ट है थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैथ जो पार्ट है आपका, मैथ है 9th का और 10th का जो मैथमेटिक्स पार्ट है वो सही चल रहा है, उसको आप वहाँ से कंप्लीट देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले गुरु शिष्य संवाद में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ये पॉइंट्स आप अपने डेली प्रैक्टिस में लाएं। ओके, थैंक यू।